हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर कवर करने के बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी होती है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप अपने ड्राई हेयर में कम को रब करते हैं एंड आफ्टर रबिंग व्हेन यू टेक इट टुवर्ड्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो रबिंग के बाद उस कम के ऊपर कोई न कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी आ गई जिसके कारण उसने उन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। विदाउट रबिंग अब अगर आप उसी कम को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की तरफ ले जाते हैं तो वो कोई इफ़ेक्ट वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करवाता। इसका मतलब रबिंग करने के बाद जब 2 चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी वहाँ पर जनरेट हो रही है जिसके कारण वो दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है यही क्या बोली जाती है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर 2 चार्ज बॉडी हों तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं। लेकिन अगर 2 बॉडीज़ में से एक चार्ज्ड बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है तो वो जो चार्ज्ड बॉडी होगी वो अनचार्ज्ड बॉडी को हमेशा क्या करेगी भाई, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो केस आपने देखा था, अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, इसमें क्या था, कम के ऊपर तो चार्ज जनरेट हो गया था लेकिन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर कैसे थे, अनचार्ज थे। इसीलिए उस कम ने उन अनचार्ज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अगर चार्जेस की टाइप की अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप ऑफ चार्जेस हम लेकर चलते हैं भाई, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज़ कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन अराइज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या कंसेप्ट है। जो ऑब्जेक्ट अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, चार्ज किसी कारण प्रेजेंट होता है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 चीज़ों को जब हम रब करते हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, जब किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लास रोड के ऊपर तो कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लूज हुए हैं, और सिल्क क्लॉथ ने क्या किए हैं, वो गेन किए हैं। इसीलिए सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। तो ये था भाई हमारे पास चार्ज का कंसेप्ट। 2 टाइप ऑफ चार्जेस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। इसके बाद चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल प्ले होगा, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो निकालना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं भाई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाए जा रहे हैं और
उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो जो फोर्स है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एफ वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ से F को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाएंगे तो यहाँ से F की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, इट विल बी K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो यहाँ पर कांस्टेंट किया आ गया इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो रिलेशनशिप आया दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखते हुए हम केस स्टडी करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस इस सिचुएशन में किस में रहेंगे भाई, रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं उसका कंसेप्ट हमने इस कूलम्स लॉ से स्टडी किया। इसके बाद चार्ज की अगर और प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो और क्या होता है, चार्ज जो है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एक पर्टिकुलर रीजन में कई चार्ज पार्टिकल लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाए इस रीजन में नेट चार्ज से इतना लाई कर रहा है, तो नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उन सभी चार्जेस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब उनमें से कुछ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, या सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो चार्ज रहेगा उनकी ओवरऑल वैल्यू जो निकलेगी वो पॉजिटिव के भी के साथ भी साइन के साथ भी आ सकती है, वो नेगेटिव साइन के साथ भी आ सकती है। मान लीजिए कई चार्जेस आपको दे रखे हैं और चार्ज की यूनिट जो है वो हम क्या लेकर चलते हैं भाई, कूलम। तो 2 कूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ पर -5 कूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ पर 7 कूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ -11 कूलम का चार्ज दे दिया। तो ये नेबरहुड में देखिए कई चार्जेस लाई कर रहे हैं। इस रीजन में अगर नेट चार्ज आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, इन सब का टोटल सम। तो पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लो 2 + 7 और नेगेटिव वाले इकट्ठे कर लो, कितना आ जाएगा भाई 9 - 16, ये कितना आ जाएगा -7 कूलम, -7 कूलम नेट चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो नेट चार्ज हमने कैसे निकाला, जितने भी चार्जेस दे रखे हैं उन सब को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये सारी चीज़ें आप +2 में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद भाई चार्ज की अगली प्रॉपर्टी हम लेकर चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या होता है, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो लिया जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं Q = NE ± NE। प्लस माइनस क्यों यहाँ पर हमने लिया, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज भी आप जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बेस पर दोनों साइन यहाँ पर लिए जाएंगे। अब चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन।
चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके साथ किस तरह से रिलेट की जा सकती है। तो ये चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पर स्टडी की। अब इसी चार्ज को अभी तक तो हम किस में स्टडी कर रहे थे, रेस्ट पोजीशन में, लेकिन अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए तो फिर किस चीज़ का कंसेप्ट हमारे पास आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वो किस चीज़ को जनरेट करेंगे भाई, करंट को जनरेट करेंगे। चार्जेस को मोशन में लाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि करंट को जनरेट करने के, अब जैसे इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जब हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मोशन के कारण जो फिज़िकल क्वांटिटी वहाँ पर जनरेट होती है वो क्या बोली जाती है भाई, करंट बोली जाती है। इसी तरह से अगर हम लिक्विड कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट लेकर चलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वहाँ पर लिया जाता है और उस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो, और फिर उसमें क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो वहाँ पर इंटरेक्शन होता है उन इलेक्ट्रोड्स का और उस इलेक्ट्रोलाइट का, और वहाँ पर किस चीज़ का होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैरियर, मींस पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके मूवमेंट के कारण वहाँ पर किस चीज़ की जनरेशन होती है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन होती है। तो ये तो हुआ भाई इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट पर हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए और एनर्जी की वो टाइप पूछी जाए जिसकी आज के दिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ही आप फ़ैन चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ही आप LED बल्ब जला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ही आप मोटर चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ही आप आयरन का यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ जहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो आज उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हमारा डिस्कशन चलेगा जिसकी स्टार्टिंग हम इलेक्ट्रिक करंट से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो भाई जब कोई चार्ज किसी एक पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करवाया जाता है और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो उन दोनों फिज़िकल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, किस चीज़ का, कितना चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवा रहे हैं और कितने टाइम के लिए उसको फ्लो करवाया गया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आप क्या बताएंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से अगर करंट को हम I से एक्सप्रेस करते हैं तो I को एक्सप्रेस किया जा सकता है, इट विल बी Q अपॉन T, जहाँ पर Q किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, चार्ज को, और T किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो अगर हम
इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड व्हाट, एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है भाई? एमीटर से मेज़र किया जाता है। और इसकी जो यहाँ पर करंट की अगर यूनिट की बात करते हैं तो करंट की यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। तो अगर इसी फार्मूले की बात करते हैं तो इसी फार्मूले के बेस पर करंट की यूनिट को डिफ़ाइन किया जा सकता है, और 1 एम्पियर यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 सेकेंड के लिए फ़्लो करवाया जा रहा हो तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस, उन दोनों पॉइंटों के बीच में जब करंट फ्लो होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 एम्पियर वहाँ पर होगी। तो इस तरह से हम दो पॉइंटों के बीच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास किस करंट की जो एसआई यूनिट है एम्पियर, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अच्छा, करंट वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है भाई। और करंट की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ, किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। और भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मींस करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है भाई? अपोजिट होती है। अच्छा, अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट को मेज़र करने के लिए जो एमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसको किस कम्बिनेशन में हम कनेक्ट करवाते हैं भाई? आगे आएगा सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। तो जब भी करंट को मेज़र करना हो, जिन दो पॉइंटों के बीच में करंट को मेज़र करना है उसके सीरीज़ में एमीटर को वहाँ पर कनेक्ट करवाया जाता है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया भाई आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट का। अब यहाँ पर आप इजीली न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी हो, टाइम की वैल्यू दे रखी हो तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दे रखी है तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसके बाद भाई हम बात करते हैं अगली फ़िज़िकल क्वांटिटी की, और अगली फ़िज़िकल क्वांटिटी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किन्हीं भी, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले कुछ और एग्जांपल्स पर हम डिस्कशन करेंगे और बाद में फिर रिलेट करवाएंगे इस कंसेप्ट को उन एग्जांपल्स के साथ। कैसे? मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन आप लेकर चल रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन आप लेकर चल रहे हैं और इसकी टॉप पोजीशन पर कोई बॉल रख दिया आपने। बॉल रख दी तो वो मूव करती हुई ग्राउंड सरफेस पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वो क्यों मूव करके ग्राउंड सरफेस पर आई? क्योंकि यहाँ पर किस में डिफरेंस था? अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो इन दोनों पॉइंटों में बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस था या नहीं? यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट के कारण ज़्यादा थी और यहाँ पर हाइट जीरो होने के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या आ गया? किस चीज़ का डिफरेंस आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरह से अगर किसी कंटेनर में हमारा कोई लिक्विड ले रखा है, दो कंटेनर वहाँ पर लेकर चल रहे हों जिनमें लिक्विड लेवल अलग अलग है भाई,
लिक्विड लेवल क्या है, अलग अलग है। ये मान लीजिए कम्प्लीटली फिल्ड ले लिया और इसमें यहाँ तक लेवल लाई कर रहा है। अब जो वाटर लेवल या लिक्विड, कोई भी दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, तो ये जो लेवल है उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर अगर कोई टैप लगा रखा है हमने, उस टैप को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जिसमें ज़्यादा हाइट तक लिक्विड था वहाँ से वो कौन से कंटेनर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिक्विड लेवल कम था। और ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि दोनों कंटेनर में लिक्विड लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो ये किस चीज़ का फ्लो हुआ, यहाँ पर वाटर का। यहाँ पर किस चीज़ का मोशन आई, ऑब्जेक्ट की मोशन यहाँ पर स्टडी की गई। तो जैसे यहाँ पर जो है वो चेंजेस ऑब्जर्व किए गए, ऐसे ही वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें डिफरेंस के बेस पर किसी चार्ज को फ्लो करवाया जा सकता है, दैट फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ क्या हो रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, और इसको एक वायर से कनेक्ट करवा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर था, ये लो पोटेंशियल डिफरेंस पर था। तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। तो ये चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन जिस फिज़िकल क्वांटिटी से डिटरमाइन की जाती है वो फिज़िकल क्वांटिटी क्या बोली जाती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने डिफ़ाइन करना हो तो क्या होगा, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करवाया जाता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम के चार्ज को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लो करवाया जा रहा है और उसको फ्लो करवाने में अगर वहाँ पर जितना वर्क परफॉर्म किया गया वो उन दोनों पॉइंटों के बीच में कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू वहाँ पर बताएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों के बीच में ए और बी के बीच में किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए की अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होगा, कितना वर्क हमने करना पड़ा डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक जाने में, और उसको किस से डिवाइड कर देंगे भाई, चार्ज से डिवाइड कर देंगे। कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम ए से बी तक लेकर गए हैं। या सिंपली यहाँ से आप v को लिख सकते हैं W/Q की फॉर्म में। तो जैसे हमने करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, एमीटर है, ऐसे ही दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए भी हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोला जाता है भाई, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट को इसी रिलेशनशिप के बेस पर आप ले सकते हैं, वर्क डन को जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये चार्ज का हम 1 कूलम का केस ले सकते हैं। तो 1 वोल्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बोला जाएगा कब, जब 1 कूलम के चार्ज को उन दोनों पॉइंटों के बीच में मूव करवाने में हमने कितना वर्क परफॉर्म किया हो, 1 जूल का वहाँ पर वर्क परफॉर्म किया हो। तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी भाई, 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर को अगर हम कम्बिनेशन की बात करते हैं
तो जिन दो पॉइंटों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके उसके साथ किस कम्बिनेशन के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन में हम कनेक्ट करेंगे। तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटी का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, किस किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, सर्किट एलिमेंट्स जो कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट हैं? एक तो हम सेल, जिसमें एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। अगर ये दो ही टर्मिनल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो ये क्या बोली जाएगी भाई, सेल बोली जाएगी। लेकिन ऐसे ऐसे कई पेयर अगर दिखा रखे हों तो फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये क्या बोली जाएगी भाई, बैटरी। ये क्या बोली जाएगी, बैटरी बोली जाएगी। इसी तरह से अगर दो वायर इस तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हों, ज्वाइन करवा रहे हों हम दो वायर को, तो ये तो क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग ऑफ वायर, टू वायर्स आर ज्वाइंड। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, यूं घुमा के दिखा रखे हों दो वायर, अब ये ज्वाइन नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, टू वायर्स क्रॉस्ड। यहाँ पर ज्वाइन कर रखे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो क्रॉस हो रहे हैं। इसी तरह से एक ये की का केस हम लेकर चलते हैं, जिसमें ये दो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर दिखा रखी हैं और यहाँ पर बीच में कुछ भी ना दिखा रखा हो, तो ये कैसी की बोली जाएगी, ओपन की। और अगर यही कहानी और बीच में डॉट दिखा दिया तो ये क्या बोली जाएगी भाई, क्लोज्ड की। इसी तरह से एक रसिस्टर का सिंबल, अगला कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे, उसका सिंबल ये दिखाया जाता है। और एक वेरिएबल रसिस्टर का अगर सिंबल दिखाना हो तो वो ये रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। इसी तरह से एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए लिखकर उसके दो टर्मिनल दिखा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए बीच में वी ले लो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दो इंस्ट्रूमेंट के अलावा एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, और वो क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर। हालांकि इसमें भी टर्मिनल होते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट थे जो कि हम आगे इनका यूज़ करेंगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी थी। इसके बाद अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर उठाते हैं भाई, किस चीज़ का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है भाई, अभी तक जो दो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को जो लॉ रिलेट करता है, दैट लॉ इज कॉल्ड व्हाट, ओम्स लॉ। तो इसके लिए एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए पहले एक सेल यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, कई सेल हालांकि यहाँ पर हम कनेक्ट करवाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर प्रोसेस स्टडी करेंगे। मान लीजिए इनिशियल केस में एक सेल हमने ली और ये दो पॉइंटों के बीच में ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई, रसिस्टर लगा हुआ है। इसके अक्रॉस हमने किस चीज़ को कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहाँ पर हमने इन दो टर्मिनल्स के बीच में
लगाया हुआ है, इस वायर के अक्रॉस कितना रसिस्टर जनरेट होगा वो कहाँ से आएगा, कितनी तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है और कितनी एम मीटर की रीडिंग आ रही है। अभी इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इधर से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर वोल्ट मीटर का कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये आगे चला गया, यहाँ पर अगर एम मीटर लगाते हैं तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा था तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और एम मीटर का ये क्या कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर एक की लगा देंगे। अब पहले सिर्फ एक सेल को हमने कनेक्ट करवाया और ये हमारे पास सर्किट क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो जाएगा अगर इस की को आप क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही की को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर इस सेल के कोरस्पोंडिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा वो वोल्ट मीटर में शो हो जाएगा और कितना करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा वो एम मीटर में शो कर देगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, एक सेल की बजाय अब 2 सेल कनेक्ट करवा दिए यहाँ पर। तो 2 सेल कनेक्ट करवाएंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर किस चीज़ की, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। और हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि एम मीटर की रीडिंग भी उसी के कोरस्पोंडिंग क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर 3 सेल लेंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग फर्दर इंक्रीज़ होगी, उसी के बेस पर एम मीटर की रीडिंग भी वहाँ पर इंक्रीज़ होगी। 4 सेल कनेक्ट करवाएंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और करंट की वैल्यू भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगी। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कुछ न कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, किस में, पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। और वो क्या रिलेशनशिप बन रहा है, जिस हिसाब से वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है उसी हिसाब से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। Potential difference between 2 points is directly proportional to the current flowing through the electrical circuit। जब इसको इंक्रीज़ करते हैं तो आई भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो जब इस प्रोपोर्शनल डिसाइन को हटाते हैं तो V इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है भाई, एक कांस्टेंट R आ जाता है। V इज़ इक्वल टू आर आई या V इज़ इक्वल टू आई आर, यहाँ से एक रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। यहाँ से R को अगर एक साइड में रखेंगे तो V अपॉन I आ जाएगा। दिस न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोली जाती है ये नई फिजिकल क्वांटिटी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और किसको, करंट को आपस में इंटर रिलेट करती है। तो इस रेसिस्टेंस की अगर यूनिट की बात की जाए तो वो क्या ली जाती है भाई, ओम ली जाती है उसी साइंटिस्ट के ओम्स लॉ के बेस पर। तो 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं इसी रिलेशनशिप के बेस पर। ओम का ये सिंबल रहेगा 1 ओम, इट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम बोली जाएगी कब, जब वहाँ पर जिन 2 पॉइंटों के बीच में आप रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो और वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा हो वो कितना फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 ओम के इक्वल आएगी। इसके बाद भाई हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। कोई भी वायर आप लेकर चल रहे हैं उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो रेसिस्टेंस की वैल्यू लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करती है, एक रेसिस्टेंस की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा।
और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट रो इंटू एल अपॉन ए आ जाएगा। ये जो नया कांस्टेंट रो आया दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू बोली जाती है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप वायर लेकर चल रहे हैं, पहले आपने वायर 1 मीटर लिया, उस 1 मीटर लेंथ के वायर का जो रेसिस्टेंस था उसकी वैल्यू कम रहेगी अगर आप एक दूसरा वायर लेकर चल रहे हैं जिसकी लेंथ 2 मीटर हो। तो लेंथ इंक्रीज़ कर दी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से पहले कोई थिक वायर था, तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी भाई, कम रहेगी। क्यों? क्योंकि थिक वायर होगा तो एरिया वहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि एरिया की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। रेडियस की वैल्यू, एक थिक वायर में रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एरिया भी ज़्यादा होगा, और एरिया की रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लाई कर रहा है। जब एरिया की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस वहाँ पर कम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर एक थिन वायर लेकर चल रहे हैं तो एरिया क्या होगा, कम, और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो इसके बेस पर आप रेसिस्टेंस का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो इसके बेस पर भाई न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वायर के लेंथ को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और एरिया को डबल कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में न्यू रेसिस्टेंस ओरिजिनल रेसिस्टेंस के साथ किस तरह से रिलेट होगा। तो मान लीजिए ओरिजिनल रेसिस्टेंस आप आर का रो इंटू एल अपॉन ए कंसेप्ट पढ़ा है। अब नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेंथ को तो क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो L/2 हो गई। आर डैश मान लीजिए न्यू रेसिस्टेंस ले लिया, तो L तो क्या हो गई, रो में कोई चेंज नहीं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो L को तो L/2 से चेंज कर दिया और एरिया को डबल कर दिया। तो देखिए जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इट विल बी रो इंटू एल, और 2 मल्टीप्लाई होती है 4, और ए यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है भाई 1/4 रो इंटू एल अपॉन ए। लेकिन रो इंटू एल अपॉन ए तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस था, तो न्यू रेसिस्टेंस ओरिजिनल रेसिस्टेंस के साथ रिलेट हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर आप इसको R/4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो न्यू रेसिस्टेंस ओरिजिनल रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पर रिलेट करवाया जा सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस गिवन टू यू। तो यार काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन की हैं। इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आपको समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आपको समझाया, और उसके बाद उन दोनों फिज़िकल क्वांटिटी को रिलेट करवाता हुआ ओम्स लॉ का हमने डिस्कशन किया, जिसमें V और I के बीच में रिलेशनशिप आपने स्टडी किया। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो उससे एक नई फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जिस्टेंस हमारे पास आई, रेसिस्टेंस की, और रेसिस्टेंस का फिर फर्दर हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप सीखा। तो किस तरह से यहाँ पर हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किए हैं।